ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध बाजार पर बुलडोजर चलाया गया। करीब 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों वाली ये 2 मंजिला मार्केट अवैध तौर पर बनाई गई थी। दुकानों पर जैसे ही बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला, आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बरेली दंगों के मास्टरमाइंड आरिफ ने यह निर्माण अवैध तौर पर बनाए थे, जिसे गिराने के लिए प्राधिकरण ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। पीडीए की टीम ने पहले चारों ओर से इलाके को घेर लिया और फिर उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की। मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर पुलिस प्रशासन की यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले प्राधिकरण उसकी कई संपत्तियों पर शिकंजा कस चुका है। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार लेफ्ट समर्थक कुछ छात्रों ने गुंडागर्दी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि यह छात्र राजनीति है या फिर गुंडागर्दी। तस्वीरें जेएनयू कैंपस की हैं, जहां लेफ्ट समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई। सुरक्षाकर्मियों के रोकने के बावजूद लेफ्ट समर्थक छात्र मानने को तैयार नहीं हुए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि लेफ्ट समर्थक छात्र छात्राओं ने सेंट्रल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर लगी मशीनों को तोड़ने की कोशिश की और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय क्यों छोड़ा, इसका जवाब अभी तक ढूंढा जा रहा है। एक तरफ जहां एनडीए के सहयोगी दल भी हैरान हैं, तो विरोधी इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिए जाने से जीतन राम मांझी भी हैरान हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता है, एडजस्टमेंट की बात है। अभी तक हम लोग यही जानते रहे हैं कि ये विभाग अपने पास चीफ मिनिस्टर रखते हैं। उधर कांग्रेस कह रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। समझ में आता है कि अब बिहार की स्थिति क्या होगी। कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी। इस बीच सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। इस मुद्दे पर सियासत कुछ दिनों तक चलती रहेगी, लेकिन गृह विभाग संभालना सम्राट चौधरी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के 2 दिवसीय बिहार दौरे का आज समापन हो गया। इन 2 दिनों में ओवैसी उन विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे जहां से उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सीमांचल से ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पूरी पिक्चर बाकी है। याद रखो, सीमांचल जाग चुका है, सीमांचल जाग चुका है। अब बिहार का कोना कोना जागेगा इंशाअल्लाह ताला। जनसभा के दौरान ओवैसी ने नीतीश कुमार को शर्त के साथ समर्थन का भी ऐलान कर दिया। पटना में जो सरकार बनी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। ओवैसी ने अपने विधायकों को लेकर जब लोगों से बात की तो लोग जोश से भर गए। मुझे यकीन है कि बिहार की विधानसभा में हमारे 5 एमएलए जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे और हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि मेरी विधानसभा में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। इस दौरान ओवैसी ने विरोधियों पर भी हमला बोला। जो लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूं, भाई साहब, कभी आईने में तुम्हारा चेहरा देख लो, तुम्हारा चेहरा बड़ा डरावनी नजर आता है। चुनाव के बाद आप हमको उंगली मत उठाओ, तुम देख लो कि तुम्हारी वजह से क्या क्या परेशानियां आती हैं। इस बार भी ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीती हैं और बता दिया है कि उसे कमतर आंकना ठीक नहीं होगा। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं सीमांचल के लिए लड़ता था, लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। बिहार की सियासत में इन दिनों जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो कुछ दिन पहले ही विदेश से आए थे और अब बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं।
दीपक प्रकाश ने आज पटना में औपचारिक तौर पर पंचायती राज मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। विभाग के कर्मचारियों ने गुलदस्ता देकर नए मंत्री का स्वागत किया, लेकिन कुछ देर बाद ही दीपक प्रकाश वहां पर मौजूद पत्रकारों से उलझ बैठे। दीपक प्रकाश मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अभी वो ना ही विधायक हैं और ना ही एमएलसी। ऐसे में 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में बीएलओ की हो रही मौत पर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने जहां एसआईआर को बीएलओ की जान का दुश्मन बताया है, तो टीएमसी भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीएलओ पर काम जल्दी पूरा करने का भारी दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते कहीं बीएलओ की जान जा रही है तो कहीं बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी और ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को वोट चोरी का नया हथियार बना लिया है और यही हथियार लोगों की जान ले रहा है। उधर ममता बनर्जी ने कृष्णानगर की उस महिला बीएलओ की तस्वीर साझा की, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दबाव के चलते सुसाइड कर लिया। ममता बनर्जी ने पूछा, अभी हमें कितनी और लाशें देखनी पड़ेंगी। टीएमसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दबाव के चलते बीएलओ समेत 34 लोगों की जान जा चुकी है और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है ताकि एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाया जा सके। बिहार में महागठबंधन की हार ने बीजेपी को हमले का नया मौका दे दिया है। अब बीजेपी के कई नेता ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दिल्ली का इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है। ये दावा इस बार बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया है। गठबंधन टूटने के कगार पर है। राहुल गांधी का नेतृत्व अब कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है और आप देख लीजिएगा बहुत जल्द ही इंडी गठबंधन में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यह गठबंधन चुनाव के वक्त आपस में ही लड़ता रहा। जमीन पर कांग्रेस लड़ी नहीं, आपस में लड़ रहे थे। सीट बंटवारा हो या फिर आपसी समन्वय, बिहार चुनाव के दौरान महागठबंधन के अंदर आखिरी दिन तक मतभेद नजर आए थे। राजस्थान के बाड़मेर में हिंदू समुदाय के युवक को मुस्लिम युवती से शादी करना महंगा पड़ गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। सवाई नाम के युवक ने रजिया नाम की मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह किया था। युवती मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती थी, लिहाजा स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम राधिका रख लिया। कल देर रात जब सवाई अपने घर पहुंचा तो लड़की के परिजनों ने आव दिखाना ताव सवाई पर जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलते ही बाड़मेर पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साई भीड़ को शांत किया। बवाल की आशंका को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहाँ दो पक्ष आपस में झगड़ गए थे और उसमें एक पक्ष की कार थी, उसको तोड़फोड़ हुई है और वो रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके अनुसार हम कार्रवाई आगे करेंगे। इस मामले में पुलिस ने 2-3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं। तेलंगाना के करीमनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने 7 महीने के नवजात को 6 लाख रुपए में बेच दिया। सीसीटीवी में दिखाई दी ये महिला अपने बच्चे को गोद में लिए जा रही है। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी कार में कस्टमर उसका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला कि महिला आर्थिक तंगी में जी रही थी, इसलिए उसने 6 लाख में अपना बच्चा राय मल्लू और लता दंपति को बेच दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे को बरामद कर लिया है। वहीं बच्चे की मां खरीदार दंपति समेत 15 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस देश में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां अंधविश्वास का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जिसने स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खोल दी है। दरअसल कवर्धा के रेंगाखार गर्ल्स हॉस्टल में कुछ लड़कियां बेहोश होकर अस्पताल में गिरने लगी। सभी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब इलाज के अभाव में शिक्षकों ने झाड़ फूंक से इलाज कराना शुरू कर दिया। युवक बेहोश लड़की को कभी पानी पिलाता तो कभी टोटका करता। जब पत्रकारों ने ऐसा करने की वजह पूछी तो उल्टा टीचर ने कहा कि इलाज और टोटका दोनों जरूरी है। आपको कैसे लगता है सब बाबा हनुमान ठीक कर देंगे, डॉक्टर ठीक करेंगे? बताइए आप जरा। डॉक्टर भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। 3 छात्राओं के एक साथ बेहोश होने की घटना से छात्रावास की अन्य छात्राएं भयभीत हैं। वहीं अस्पताल में झाड़ फूंक की जानकारी सामने आने के बाद मामले पर सवाल उठने लगे हैं। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट के क्रैश में विंग कमांडर नमांश सियाल की शहादत से पूरे देश में गम का माहौल है। इस बीच नमांश सियाल का एक और वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीर 16 नवंबर की है। मौका दुबई एयर शो में भारत मंडपम के पवेलियन के उद्घाटन का था। तब विंग कमांडर नमांश सियाल
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात करते नजर आए। उनके चेहरे पर एयर शो को लेकर एक उत्साह था। उत्साह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और वायुसेना के पराक्रम को खाड़ी देश के आसमान में उकेरने का। किसे मालूम था शुक्रवार के दिन तेजस की आसमानी उड़ान वीर सपूत की जिंदगी में आखिरी शाम लिख देगी। सारे सपने राख हो गए। निधन की खबर से नमांश सियाल के पैतृक गांव हिमाचल प्रदेश के नगरोटा बागवा में मातम पसर गया। दुबई में कल हुए फाइटर विमान तेजस दुर्घटना में कांगड़ा के लाल नमांश सियाल शहीद हो गए। खबर सुनते ही जिला कांगड़ा शोक में डूब गया है। स्क्वाड्रन लीडर नमांश सियाल उस वक्त शहीद हुए जब वो दुबई के एयर शो में भारत का फाइटर जेट तेजस उड़ा रहे थे। इधर नमांश के पैतृक गांव में मातम का माहौल है। परिजन रो रहे हैं। घर में चीख पुकार मची हुई है। मेरा सूरवीर बच्चा था। हौसला रखो, हौसला अपने। स्थानीय प्रशासन और दूर के रिश्तेदार नमांश के घर पहुंच रहे हैं। करीबी रिश्तेदारों ने बताया कि नमांश का शव कल दोपहर तक पहुंचेगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो अपने प्लेन से फैमिली को भी और बॉडी को कल 8-9 बजे चलेंगे वहाँ से। तो ये उन्होंने बताया कि कम से कम 2 बजे गग्गल एयरपोर्ट पे पहुँचे। नमांश अपने परिवार के इकलौते थे। माँ बाप उन्हीं के साथ हैदराबाद घूमने गए थे, लेकिन अब बेटे के शव के साथ वापस लौटेंगे। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की तैयारियां अंतिम चरण में है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। 25 नवंबर को विवाह पंचमी है और उसी दिन अयोध्या के राम मंदिर पर केसरिया रंग की धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। उससे पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने धर्म ध्वजा के बारे में खास जानकारी दी। शिखर की कुल ऊंचाई लगभग 170 फीट है। ये कानपुर में बना है। नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि राम मंदिर से संबंधित सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर का परकोटा भी बनकर तैयार है। यही नहीं, भगवान राम के जीवन प्रसंग से जुड़े 7 अन्य मंदिर भी परिसर में बनकर तैयार हैं। यानी मंदिर का रूप और भव्य हो चुका है। यह पताका जो है वह मैकेनिकली और रोप के ज्वाइंट एफर्ट से, जो कि वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस रोप को खींचेंगे, तो वह पताका नीचे से 165-170 फीट से भी ऊपर जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने बातचीत में यह भी बताया कि जब वो पीएम मोदी को न्योता देने गए थे, उस वक्त मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने की जब उन्हें जानकारी दी तो पीएम मोदी बहुत खुश हुए और उन्होंने इसका स्वागत किया। ये जो ध्वजा यहाँ पर तैनात की जाएगी, लगाई जाएगी, ये बेहद खास है और इसको बेहद खास तकनीक से बनाया गया है। और इसमें क्या कुछ खास है आपको बताते हैं। पैराशूट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से इस ध्वजा को तैयार किया गया है। इतना मजबूत है कि तूफान में भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। केसरिया रंग का यह ध्वज है। इसमें सूर्यवंश की झलक दिखाई देगी। भगवान राम जो कि सूर्यवंशी हैं, कोविदार वृक्ष और ओम की छवि इस ध्वजा में अंकित है। ग्रंथों में कोविदार वृक्ष का उल्लेख किया गया है। बेहद खास है ये कोविदार वृक्ष और रघुवंश की परंपरा में कोविदार वृक्ष बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस ध्वज में इसको भी जगह दी गई है। कोविदार वृक्ष भी नजर आएगा। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भव्य तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। जितना भव्य राम मंदिर बनाया गया है, ये ध्वज भी उतना ही शानदार है, उतना ही बहुमूल्य है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद वाला एक बयान देकर देश भर में सियासी माहौल गर्मा दिया है। हुमायूं ने ऐलान कर दिया कि 6 दिसंबर को वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। हुमायूं ने ये भी बताया कि कितने दिनों में यह मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस।
दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होगी और 6 दिसंबर की तारीख इस वजह से अहम है क्योंकि इसी दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। ममता बनर्जी के विधायक ने बाबरी मस्जिद का जिन्न बाहर निकाला तो बीजेपी के नेता भड़क गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं ने हुमायूं कबीर को सीधी चुनौती दे दी है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं जहां जहां बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी वहां वहां मंदिर बनाया जाएगा। कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? बीजेपी के विधायक ने कहा कि टीएमसी के नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं। टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी मंदिर के जरिए हिंदू वोटर्स को रिझाने की कोशिश करती है वही काम टीएमसी के नेता मुसलमानों को रिझाने के लिए अब कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान पश्चिम बंगाल में हुआ और इसका असर दिल्ली तक देखा गया। बीजेपी की तरफ से बयान जारी हुआ और ममता बनर्जी को घेरा गया। बयान देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आए और उनके निशाने पर सीधे सीधे ममता बनर्जी थी। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। वहीं कांग्रेस कह रही कि अगर बीजेपी को यह गलत लग रहा है तो उसे मीडिया में बयानबाजी करने के बजाय कोर्ट जाना चाहिए। मीडिया में आप सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको हिंदू मुसलमान करनी है, यही तो बात है। किसी की मस्जिद बन रही है, बनने दीजिए। अगर कोई विवाद है तो उस पर बात कीजिए ना। अभी तो यह विवाद प्रवक्ताओं की जुबान पर है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बड़े बड़े नेताओं के भाषण में भी सुनाई देगा। दिल्ली धमाके के बाद आतंक के नेटवर्क की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। आतंकियों से पूछताछ में धमाके की साजिश से लेकर एक एक किरदार का सच सामने आ रहा है। धमाके की तैयारी से लेकर फंडिंग तक एनआईए के सामने आतंकियों ने सारे राज उगल दिए हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, उमर और शाहीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा डॉक्टर शाहीन के बहुत खास मित्र आतंकी मुजम्मिल को लेकर हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था। मुजम्मिल की सालाना आय करीब 9 लाख रुपए थी। 2021 में मुजम्मिल अपने दोस्त मुफ्ती इरफान की वजह से आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। जब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से हथियार, गोला बारूद, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और आईडी के पुर्जे बरामद हुए थे। गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर में मुजम्मिल से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि बरामद सामान ब्लास्ट में खुद को उड़ा लेने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने मुहैया कराए थे। आतंकी मुजम्मिल ने पूछताछ में और कई राज बताए। उसने कहा कि फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक 2023-24 के दौरान ही उसने आतंकी उमर ने सौंप दिया था। उमर ने ऐसा क्यों किया उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी और यह भी बताया कि विस्फोटक खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे। भारत को दहलाने के लिए जिन विस्फोटकों को फरीदाबाद में जुटा कर रखा गया था उसे खरीदने के लिए चंदा लगाया गया था। आतंक के सर्जनों में से डॉक्टर आदिल अहमद ने 8 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे। आतंकी आदिल का भाई और देश से फरार डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए थे। ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए। आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए। विस्फोटक खरीदने के लिए कुल 26 लाख रुपए जमा किए गए और ये सारा पैसा डॉक्टर उमर को दे दिया गया। डॉक्टर उमर ने इन पैसों का इस्तेमाल आईडी तैयार करने के लिए गुरुग्राम और नूह से एनपीके खाद खरीदी। बाकी सारे केमिकल, रिमोट और आईडी के पार्ट भी चंदे के पैसे से ही उमर ने मुहैया कराए। पूछताछ में आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि उमर ने करीब 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदी थी। उसके लिए 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया ताकि आगे चलकर आईडी तैयार हो सके। पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल ने यह भी बताया कि जैसे ही चंदे की राशि 26 लाख रुपए हुई तो खर्च के हिसाब किताब को लेकर विवाद होने लगा। मुजम्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरी जानकारी दे कि 26 लाख रुपए कहां और कैसे खर्च किए। उमर ने जानकारी देने से मना किया और इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। मुजम्मिल की इस इंटरोगेशन रिपोर्ट से ये तो साफ है कि इस खतरनाक हमले की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी और इस प्लानिंग में पारदर्शिता और विवाद को सुलझाने के लिए आतंकी उमर ने करीब 3 महीने पहले
सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में मुजम्मिल, अदील, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा गया था, लेकिन विवाद फिर भी नहीं सुलझा। और इसी खींचतान के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकी के डॉक्टर मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिल गई। 10 नवंबर को फरीदाबाद में रेड कर उन्होंने आतंकी मुजम्मिल समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तो वहीं आतंकी उमर ने पकड़े जाने के डर से दिल्ली के लाल किले के पास खुद को ब्लास्ट कर उड़ा लिया था। दिल्ली धमाके में गिरफ्तार मुफ्ती इरफान ने एनआईए टीम से पूछताछ में मुजम्मिल को लेकर नई जानकारी दी। उसने बताया कि कश्मीर में स्थानीय आतंकी संगठन को मजबूत करने की तैयारी थी। सूत्रों के हवाले से यह भी बात सामने आई है कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकियों से भी था। सूत्रों के हवाले से अब बड़ा खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। सर्दियों में पाकिस्तानी ग्रुप आतंक फैलाने की फिराक में है। दिल्ली की तरह ही सुसाइड बम धमाके की प्लानिंग है। आतंकी मूविंग व्हीकल आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों को सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी है। खबर है कि आतंकी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या 131 बताई गई है, जिनमें से 121 आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं, जबकि 9 स्थानीय। कश्मीर घाटी में सिर्फ 3 स्थानीय आतंकी एक्टिव हैं। 2024 के आखिर तक सिर्फ 59 पाकिस्तानी आतंकवादी एक्टिव थे। इनमें से 21 जैश, 21 लश्कर, 3 हिजबुल और 14 दूसरे ग्रुप्स के थे। आतंकियों की घुसपैठ में लश्कर, जैश, टीआरएफ और पीएएफएफ ने मदद की थी। आतंकियों की तलाश के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा कर्मचारियों के बयानों में विरोधाभास पाया गया। पूछताछ में कई कर्मचारियों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। कई डॉक्टर और स्टाफ धमाके के बाद अंडरग्राउंड हैं। आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी के टावर 17 के कमरा नंबर 4 में रहता था। जांच एजेंसियों ने जब टावर 17 के गार्ड से पूछताछ की तो गार्ड ने बड़ा खुलासा किया, जिसके मुताबिक डॉक्टर उमर 8 महीने से हर रोज कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसकी वजह से कमरे में काले रंग के धब्बे पड़ गए थे। जो उस टावर का गार्ड था उसको जब बुलाया गया और उसके साथ जब पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि पिछले 8 महीने से लगातार इस प्रकार की जो पूरी दिनचर्या थी उसे डॉक्टर उमर अंजाम देता था कि वो अपने कमरे के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करता था। काले रंग का जो धुआं था वो पिछले 8 महीने से हर रोज के निकलता रहता था और उसके अलावा एक बदबू भी आती थी। सूत्रों के मुताबिक गार्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को भी बताया था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डॉक्टर उमर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, न कोई पूछताछ की। लेकिन जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर टीएटीपी की विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने कमरे में केमिकल से एक्सपेरिमेंट करता था। इसके सबूत उमर के वीडियो में भी मिले थे और कमरे की तलाशी के दौरान भी मौके से वही केमिकल मिले जिनका जिक्र वीडियो में किया गया था। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। मदनी के मुताबिक दुनिया में जहां मुस्लिम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान उन्होंने अल फलाह पर भी बयान दिया। मदनी ने कहा, न्यूयॉर्क और लंदन में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी की हिमायत करते हुए इसे मुसलमानों के उत्पीड़न से जोड़ दिया। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। इधर बीजेपी ने बयान को पूरी तरह भड़काऊ बताते हुए इसकी आलोचना की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।